हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 23। इंदौर अधिराज जी का घर। सुबह सुबह काशी अपने कमरे में नहा कर आई थी और शीशे के सामने आकर अपने गीले बालों को पोंछने लगी। बालों को पोंछते हुए काशी को एहसास हुआ जैसे कमरे की खिड़की पर कोई है और उसे देख रहा है। काशी ने एकदम से खिड़की की तरफ देखा तो पाया वहां कोई नहीं था। अपना वहम समझकर काशी एक बार फिर अपने बालों को पोंछने लगी। खिड़की की दीवार के पास छुपा हुआ शख्स वापस खिड़की के किनारे आया और काशी को देखने लगा। काशी ने अपने बालों को सुखाया और नॉर्मल मेकअप करके कमरे से बाहर चली आई। काशी के जाते ही लड़का खिड़की से कमरे के अंदर आया और कुछ ढूंढने लगा। वह जल्दी जल्दी कमरे में यहाँ वहां कुछ ढूंढ रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला। लड़का घबरा गया और जाकर पर्दों के पीछे छुप गया। काशी अंदर आई और टेबल पर रखा अपना फोन उठाकर जैसे ही जाने लगी, यकायक उसकी नजर पर्दों पर गई। वहां किसी के होने का आभास कर काशी धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगी। काशी को अपनी ओर आते देखकर लड़के ने अपनी सांसें रोक ली। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी और दिल तेजी से धड़क रहा था। काशी ने जैसे ही पर्दे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लड़के ने डर कर अपनी आंखें मूंद ली। काशी पर्दे को हटा पाती इससे पहले ही अधिराज जी ने कमरे में आकर कहा, काशी चलो बेटा, देर हो रही है। जी नानू, हम बस अपना फोन लेने आए थे। काशी ने पर्दे के सामने से हटकर अधिराज जी की तरफ आते हुए कहा। काशी को जाते देखकर लड़के ने चैन की सांस ली और वहीं खड़ा रहा। जाते जाते काशी ने पलटकर पर्दों को देखा, लेकिन वह उसके पीछे छुपे लड़के को नहीं देख पाई और अधिराज जी के साथ चली गई। अधिराज जी और काशी घर से बाहर आए। अंबिका जी पहले से तैयार होकर बाहर ही खड़ी थी। अधिराज जी ने नौकर से घर का ध्यान रखने को कहा और सभी आकर गाड़ी में बैठ गए। काशी और अंबिका पीछे आ बैठी। अधिराज जी ड्राइवर के बगल वाली सीट पर आ बैठे। अधिराज जी के कहने पर ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। काशी, तुमने शक्ति से बात की? वो मंदिर आ रहे हैं ना? अधिराज जी ने पलटकर काशी से कहा। नानू, मंदिर पहुंचकर हम उसे फोन कर देंगे। वैसे भी उसका ऑफिस वहां से पास में ही है और शक्ति को आने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, काशी ने कहा। ठीक है बेटा। अंबिका जी, क्या आपकी अनु और छोटे दामाजी से बात हुई? मुन्ना की सगाई के बारे में क्या सोचा है उन्होंने? पंडित से कहकर कोई तारीख निकलवाई कि नहीं? अधिराज जी ने अंबिका से पूछा। कल शाम ही अनु से बात हुई थी, लेकिन उसने ऐसा तो कुछ बताया नहीं। हाँ, वो ये जरूर कह रही थी कि छोटे दामाजी नया काम शुरू कर रहे हैं, वहीं बनारस में। अंबिका ने कहा। नया काम? लेकिन उन्हें काम करने की क्या जरूरत है? विधायकी के बाद क्या उनका मन कहीं और लग पाएगा? वैसे भी छोटे दामाद जब तक किसी को डांट डपट ना दे, उनका मन थोड़ी ना लगेगा। अधिराज जी ने हंसते हुए कहा। नानू, आप हमारे सामने मुरारी चाचा के लिए ये सब कह रहे हैं? हमने उन्हें बता दिया तो क्या होगा? काशी ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहा। अरे काशी, हम कौन सा गलत कह रहे हैं? तुम बताओ, क्या तुम्हारे मुरारी चाचा ऐसा कोई काम कर पाएंगे जिसमें अनुशासन हो? अधिराज जी ने कहा। नानू, वो मुरारी चाचा की पर्सनैलिटी है। वो हमेशा ऐसे ही रहे हैं, बिंदास और मस्त। और फिर आप भी तो कहते हैं ना कि वो सिर्फ आदमी टेढ़े हैं, बाकी हमेशा सही बातें करते हैं। हमें तो हमारे मुरारी चाचा बहुत पसंद है। बनारस में सबसे फेवरेट है वो हमारे। काशी ने मुरारी की साइड लेते हुए कहा। पसंद तो हमें भी है, तभी तो तुम्हारी अनु मौसी से शादी करवा दी उनकी। अधिराज जी ने कहा तो अंबिका मुस्कुरा दी। अनु ने भी ये नहीं बताया कि अगले महीने मुन्ना बेंगलोर जा रहा है। दामाद जी के किसी दोस्त की कंपनी है, उसे में मुन्ना को नौकरी मिली है, अंबिका ने कहा। अरे, जब खुद का बिजनेस है तो नौकरी करने की क्या जरूरत है? हमने उससे कहा था यहाँ इंदौर आए और हमारी कंपनी संभाले, लेकिन वो पट्ठा सुनता कहाँ है। पहले वो बनारस से बाहर जाना नहीं चाहता था और एकदम से इतनी दूर जा रहा है। हम आज ही मुन्ना से बात करते हैं। अधिराज जी ने थोड़ा सा नाराज होते हुए कहा। नानू, गुस्सा मत होइए। मुन्ना भैया ने कुछ सोचकर ही फैसला लिया होगा, क्योंकि वंश भैया नहीं है और हम यहाँ इंदौर आ गए तो उनका मन नहीं लग रहा होगा, इसलिए मुन्ना भैया बेंगलोर जा रहे हैं
और वहां भी वो हमेशा के लिए नहीं जा रहे, बस मुरारी चाचा का दिल रखने के लिए जा रहे हैं। काशी ने कहा तो अधिराज जी काशी की तरफ देखने लगे। अधिराज जी को अपनी तरफ देखते पाकर काशी ने कहा, क्या हुआ नानू, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमने कुछ गलत कहा क्या? हम देख रहे हैं काशी, धीरे धीरे तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी होती जा रही हो। सारिका को भी ऐसे ही अपनी बातों से सामने वाले को सहमत करना अच्छे से आता था, और हम देख रहे हैं तुम में भी ये गुण है। अधिराज जी ने सामने देखते हुए कहा, वो तो होंगे ना नानू, हम उनकी बेटी जो है। अब ये फैमिली ड्रामा टॉक छोड़िए और खुश मन के साथ मंदिर चलिए। आह, कहते हुए काशी एकदम से चिल्ला दी। ड्राइवर ने एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगाया, जिस वजह से काशी का सर सामने सीट से जा टकराया। अधिराज जी और अंबिका भी घबरा गए कि ड्राइवर ने गाड़ी क्यों रोकी, लेकिन जैसे ही अधिराज जी ने सामने देखा, उन्हें गौरी दिखाई दी, जिसने एकदम से सामने आकर गाड़ी रुकवाई थी। गाड़ी रुकने के बाद गौरी काशी की तरफ आई और दरवाजा खोलकर अंदर बैठते हुए कहा, थैंक गॉड मैं वक्त पर आ गई। आपको पता है नानू, मैं कितना तेज भाग कर आई हूँ। पर बेटा, ऐसे कौन गाड़ी रुकवाता है? तुम्हें चोट लग जाती तो। अधिराज जी ने कहा, स्टूपिड, क्या तुम हमें फोन नहीं कर सकती थी? काशी ने गौरी की बाह पर मारते हुए कहा, फोन? और तुम्हें? जरा अपना फोन देखो काशी, मैंने तुम्हें कितने फोन और मैसेज किए, लेकिन तुम देखो तब ना। गौरी ने गुस्से से कहा। काशी ने अपना फोन देखा तो पाया कि उसके फोन पर गौरी के कितने ही मैसेज और कॉल्स थे। उसने गौरी की तरफ देखा और झेंपते हुए कहा, सॉरी, वो दरअसल हमारा फोन साइलेंट पर था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हे भगवान, काशी तुम होश में हो ना? मतलब कल रात तुमने ही मुझे फोन करके कहा था कि सुबह हम सब मंदिर जा रहे हैं, और अब तुम ही मुझसे पूछ रही हो कि मैं यहाँ कैसे? सीरियसली? गौरी ने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा। ड्राइवर ने भी पीछे गर्दन घुमाकर गौरी को देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। अधिराज जी भी काशी और गौरी की बातें सुन रहे थे। काशी को याद आया, उसने ही गौरी को अपने साथ मंदिर चलने को कहा था। काशी ने अपना सर पीट लिया। ये देखकर अधिराज जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब तुम आ गई हो ना, चलो अब सब मंदिर चलते हैं। हाँ गौरी, अब हमारी काशी को माफ कर दो, अंबिका जी ने कहा। तो गौरी मुस्कुरा दी और जैसे ही नजर ड्राइवर पर पड़ी, उसने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, हाँ बस भी करो, कितना देखोगी मुझे? इतनी भी सुंदर नहीं लग रही मैं इस गुलाबी सूट में। गौरी की बातें सुनकर अधिराज जी मुस्कुरा उठे और सामने देखने लगे। ड्राइवर भी झेप गया और सामने देखते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी और आगे बढ़ा दी। काशी ने अंबिका की तरफ देखा तो अंबिका जी ने धीरे से कहा, मुन्ना ने बेंगलोर जाने का फैसला सही लिया, या इंदौर में आता तो गौरी तो उसका जीना दुश्वार कर देती। क्या हुआ आंटी, आपने कुछ कहा क्या? गौरी ने अपने बालों को साइड करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं बस काशी से कह रही थी कि ये गुलाबी सूट तुम पर बहुत जच रहा है, अंबिका जी ने बात बदलते हुए कहा। बनारस मुरारी का घर। मुरारी को हनुमान चालीसा गाते देखकर अनु कुछ देर उसके पास रुकी और फिर वहां से चली गई। मुरारी ने चालीसा खत्म की और इधर उधर देखा। अनु को घर में ना पाकर मुरारी ने चैन की सांस ली और उठते हुए कहा, अच्छा हुआ मैगी यहाँ नहीं है, वरना जे चालीसा हमारी 13वीं पर हो रही होती। कृष्णा, ओ कृष्णा। जी भैया। मुरारी की आवाज सुनकर कृष्णा भाग कर आया। नाश्ता लगा दो, हमको किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, मुरारी ने कहा। जी भैया, अभी लगाते हैं, कृष्णा ने कहा और जाने लगा। ए कृष्णा, एक बात सुनो, मुरारी ने एकदम से कृष्णा को रोक कर कहा। हाँ भैया, कहिए ना, कृष्णा ने मुस्कुरा कर कहा। साले एक बात बताओ, जे घर में आग तुम लगाई हो? मुरारी ने एकदम से पूछा तो कृष्णा की मुस्कुराहट गायब हो गई और चेहरे पर हवैया उड़ने लगी। अगर कृष्णा झूठ बोलता है तो मुरारी तुरंत उसे पकड़ लेगा। फिर भी कृष्णा ने हिम्मत करके कहा, कैसी बातें कर रहे हैं मुरारी भैया? अरे हम ऐसा कर सकते हैं, हम तो हमेशा से आपकी साइड है। बेटा ऐसा ना हो हमारी साइड रह के हमारे लिए ही गड्ढा खोद दो तुम, मुरारी ने कहा। अरे नाना भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? गड्ढा काहे खोदेंगे हम? आप तो हमारे मालिक है, अन्नदाता हैं, कृष्णा ने कहा। चलो मान लेते हैं, अब जल्दी से नाश्ता लगाओ, बहुत ही भूख लगी है यार।
मुरारी ने कहा और डाइनिंग टेबल की तरफ चला आया। नहाने के बाद मुन्ना ने कबर्ड से कपड़े निकाले। आज उसने अपने लिए गहरे गुलाबी रंग की शर्ट और लाइट क्रीम कलर की पैंट निकाली और पहनकर शीशे के सामने चला आया। मुन्ना ने बाल बनाए, परफ्यूम लगाया और शर्ट को इन करके बेल्ट लगाने लगा। इन कपड़ों में मुन्ना आज बहुत ही प्यारा लग रहा था। मुन्ना तैयार हो ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। मुन्ना ने फोन देखा, उसके किसी पुराने कॉलेज के दोस्त का फोन था। मुन्ना ने फोन कान से लगाया और कहा, हेलो मुन्ना, तुम आ रहे हो ना? दूसरी तरफ से लड़के की आवाज आई। अरे हाँ बाबा, हमने कहा था ना हम वक्त से पहुंच जाएंगे। मुन्ना ने घड़ी पहनते हुए कहा, देख मुन्ना, अगर तू नहीं आया तो मैं ये शादी नहीं करने वाला। यार कल से सब दोस्त मेरे साथ है और एक तू है कि घर बैठा है। लड़के ने नाराजगी जताते हुए कहा, सॉरी यार, हम थोड़ा बिजी थे, पर हम आ जाएंगे, हम बस निकल रहे हैं। मुन्ना ने कहा, चल ठीक है, जल्दी आ, हम सब तेरा वेट कर रहे हैं। लड़के ने कहा और अपना फोन रख दिया। मुन्ना ने भी अपना फोन और पर्स जेब में रखा और कमरे से बाहर निकल गया। मुन्ना नीचे आया और बाइक की चाबी लेकर जैसे ही जाने लगा, मुरारी ने आवाज दी, मुन्ना जरा यहाँ आओ। हाँ पापा, मुन्ना ने मुरारी के सामने आकर कहा। तभी अनु भी वहां चली आई। उसने मुन्ना को तैयार देखा तो पूछ लिया, मुन्ना तुम कहीं जा रहे हो क्या बेटा? हाँ माँ, हमारे एक दोस्त की शादी है तो वहीं जा रहे हैं। मुन्ना ने कहा, शादी? अभी तो शादी का कोई सीजन नहीं है। सीजन छोड़ो, एकादशी से पहले शादी का कोई मुहूर्त ही नहीं है, तो जो बिन मुहूर्त की शादी कौन कर रहा है? मुरारी ने बीच में पड़ते हुए कहा, पापा एक कोर्ट मैरिज है, इसमें कोई मुहूर्त नहीं होता। मुन्ना ने कहा, और जब बिन मुहूर्त की शादी कितने दिन चलेगी? मुरारी ने अपनी शंका जताई। मुरारी कैसी बातें कर रहे हो? मुन्ना तुम जाओ। अनु ने कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए कहा तो मुन्ना वहां से चला गया। कैसी का बात कर रहे हैं? अरे सही कह रहे हैं, जो आजकल के बच्चे न जाने किस राह पर चल पड़े हैं। हर शुभ काम के लिए मुहूर्त जरूरी होता है, और शादी से बड़ा शुभ काम भला का हो सकता है? हमारे जमाने में तो ये सब नहीं होता था मैगी। मुरारी ने पराठा प्लेट में रखते हुए कहा, पर तुम्हें देखकर तो लगता है तुम्हारे जमाने के सबसे रंगबाज लड़के तुम ही थे मुरारी। अनु ने मुरारी को देखकर एक तंज वाली मुस्कान देते हुए कहा, कब बात कर रही हो? मुरारी ने हैरानी से कहा, तभी तो इस उम्र में भी तुम्हारी रंगबाजी कम नहीं हो रही है। अनु ने इस बार गुस्से से कहा। अनु की बात सुनकर मुरारी समझ तो गया कि अनु क्या कहना चाह रही थी, लेकिन फिर भी खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा, छह कैसी बातें कर रही हो मैगी? जे उम्र माँ जे सब बातें अच्छी लगती है तुम्हारे मुंह से? अरे तुम सास बनने वाली हो यार, शब्दों का चयन थोड़ा सोच समझ कर किया करो। अच्छा, तो फिर अब तक तुम्हारे जो पासवर्ड घर के बाहर थे वो अब घर में भी आने लगे? अनु ने मुरारी को घूरते हुए कहा, अरे नहीं मैगी, का तुम भी बताए तो थे तुमको चौहान साहब की बहन है। का यार मैगी, अब कोई पासवर्ड वासवर्ड नहीं रखते हम, जो खाते थे सब बंद कर चुकी हो तुम। मुरारी ने थोड़ा अफसोस के साथ कहा, तो इस बात की तुम्हें खुशी है या अफसोस? अनु ने मुरारी का मन टटोलते हुए कहा, मेरा मतलब छोड़ो ना ये सब। का तुम भी बातें लेके बैठ गई? ये उम्र माँ हम पर शक कर रही हो। चलो नाश्ता करो हमारे साथ, देखो कृष्णा ने कितने बढ़िया पराठे बनाए हैं। मुरारी ने एक पराठा अनु की प्लेट में रखते हुए कहा। अनु मुरारी को घूरते हुए पराठा खाने लगी। मुरारी भी चुपचाप नाश्ता करने लगा, लेकिन खाली पराठा खाने में उसे मजा नहीं आ रहा था, इसलिए उसने कृष्णा से कहा, कृष्णा अरे खाली पराठा दे दिया यार, चटनी भी दे देते। भाभी ने कहा चटनी वो खुद बनाएंगी। कृष्णा ने किचन के दरवाजे पर आकर कहा और वापस चला गया। कृष्णा की बात सुनकर मुरारी ने जैसे ही अनु की तरफ देखा तो पाया अनु उसे ही देख रही है। खिसियाकर मुरारी मुस्कुरा दिया और सोचने लगा, कृष्णा किस चटनी की बात कर रहा था? वो जैसे पराठों के साथ खाना है, या वो जो अनु मुरारी की बनाने का सोच रही है? तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 23। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ सुनते रहें मैं तेरी हीर मेरे साथ।